बस तो जा फिर आराम कर, मैं भी आराम करता हूँ, आज तो कुछ लंबी ही घोड़ी सवारी हो गई। जी सरकार। रॉली चलते चलते रुक गया और फिर जब रोशन राय और उसके बीच फासला बढ़ गया तो वह नई बनी कब्रों की तरफ पलट गया। हवेली के वे दोनों निगरान कब्रिस्तान के फाटक पर खड़े अभी हाँफ रहे थे, जो हवेली से यहाँ तक रोशन राय के पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए पहुँचे थे। उन्होंने अपने मालिक को लौटते हुए देखा तो संभल कर खड़े हो गए। रोशन राय ने उन पर एक नज़र डालना भी जैसे ज़रूरी नहीं समझा था। वह कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही अपने घोड़े को संपट दौड़ाने लगा। वह दोनों फिर अपने मालिक के घोड़े के पीछे हो लिए। वह जब हवेली के फाटक तक पहुँचे उस वक्त तक रोशन राय अपने बेडरूम में दाखिल हो चुका था और फिर अभी उसने कपड़े बदले ही थे कि उसकी बीवी नफीसा बेगम कमरे में दाखिल हुई। उसने शक्की निगाहों से अपने पति को देखा। वह पूछा, कहाँ चले गए थे? नफीसा को संभालना कोई आसान काम। जहाँ से भी आ रहा हूँ मैं कुछ करके ही आ रहा हूँ। तुम्हारे बेटे की तरह नहीं हूँ। मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रखा। एक वह है कि रोशन राय के नाम को दाग लगाया हुआ है, बड़े लोगों के पूत। रोशन राय गुस्से में आ गया। पढ़ तो रहा है और कैसे पढ़े, MA कर रहा है मेरा बेटा। पढ़ाई के साथ उसने अगर अपना शौक़ पूरा कर लिया तो कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया। आखिरकार उसने पलटकर आना तो हवेली ही में है। तुम्हारे बाद अपनी जागीर संभालनी है। बस संभाल ली उसने जागीर। रोशन राय ने मुंह बनाया। पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं नफीसा बेगम। पूत के पाँव पालने में नहीं, 8 नंबर जूते में हैं। हाँ, ज़रा संभल कर रहना। तुम्हारे और उसके पाँव में अब कोई फ़र्क नहीं रहा है। कहीं किसी दिन वह तुम्हारे जूतों में पाँव न डाल दे। नफीसा बेगम तंजिया लहजे में बोली और फिर बेख्तियार हंस दी। हंसी में जहर घुला हुआ था। मुझे धमकी दे रही हो? रोशन राय उसे घूरने लगा। धमकी नहीं दे रही, सच्चाई बता रही हूँ, नफीसा सपाट लहजे में बोली। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो। रोशन राय ने भी घुड़की दी। मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती मेरे सरताज, नफीसा बेगम ने फिर मज़ाहिया अंदाज में कहा और उन्हें घूरने लगी। पत्नी का ये अंदाज, ये लहजा रोशन राय को बड़ा नागवार गुजरा था। इसके बावजूद उसने धीरज से काम लिया और लापरवाही से बोला, नफीसा बेगम मैं अब सोना चाहता हूँ। ज़रूर सो जाओ, लेकिन क्या तुम्हें इतनी जल्दी नींद आ जाएगी? अभी तो रात जवान भी नहीं हुई। नफीसा बेगम ने मुस्कुराती नज़रों से अपने शौहर की आंखों में झांका। रोशन राय खामोश रहा तो वहीं आगे बोली, उसका फ़ोन आया था। किसका? रोशन राय बेख्तियार उठकर बैठा और बोला, समीर का। वह कल आ रहा है। नफीसा बेगम ने एक धमाका खेज खबर बड़े इत्मीनान से सुनाई। रोशन राय के चेहरे पर चिंता के भाव जाहिर होने लगे। वह कुछ क्षण अपनी बीवी को घूरता रहा, फिर पूछा, तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? मैं उसे क्या बात बताती? मेरे पास बताने के लिए अपने बेटे को है ही क्या? नफीसा बेगम के लहजे में ममता भर आई थी। नफीसा बेगम तुम एक खुशनसीब औरत हो। तुमने समीर को कुछ न बताकर अक्लमंदी का सबूत दिया है, अपनी ज़िंदगी लंबी कर ली है, रोशन राय ने सरसराते लहजे में कहा। नफीसा बेगम ने अपने शौहर के चेहरे पर नज़र डाली तो उसे उसके चेहरे पर जैसे कोई काला नाग फन फैलाए बैठा नज़र आया। वह रोशन राय की संगदिली से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वह भली भांति जानती थी कि मौत से खेलना और किसी की ज़िंदगी की किताब बंद कर देना उसके शौहर के लिए तीतर मारने के बराबर था। ये और बात थी कि वह अपने खौफ को अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देती थी, हालांकि हकीकतन वह अंदर ही अंदर उससे खौफज़दा रहती थी। नफीसा भी आखिर इसी ख़ानदान की थी। वह रोशन राय के चाचा की बेटी थी और 8 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। जब कभी भी उसके 8 भाई इकट्ठे होकर किसी समारोह में शामिल होने को इस हवेली में आते थे तो हवेली के दरो दीवार कांपने लगते थे। उनके बीच बैठकर रोशन राय के लिए अपना रोब व दबदबा बनाए रखना मुश्किल हो जाता। नफीसा के नाम अच्छी खासी जायदाद भी थी, यानी कि वह हर तरह से मजबूत थी, पर अपनी इस मजबूती यानी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बावजूद वह रोशन राय की गोल गोल उल्लुओं जैसी आंखों को देखकर अंदर ही अंदर कांप जाती थी। वह उसकी नर्म आंखों में खून की झलक देखती थी। अपने भीतर के इस खौफ को दूर करने के लिए वह कभी कभी बदजुबानी पर उतर आती थी। इस वक्त भी जब रोशन राय ने ढके छिपे शब्दों में उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने की धमकी दी तो वह खौफज़दा हो गई, पर अपना खौफ दूर करने के लिए वह बड़ी जुर्रत से मुस्कुरा दी और फिर उसने एक ऐसी बात कही दी
कि रोशन राय उस बात को सुनकर हक्का बक्का रह गया। खुद नफीसा बेगम भी अपनी इस जुर्रत पर आश्चर्यचकित रह गई थी।